अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। हम लोग बच्चों कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 21 पे, और आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 21 के लेक्चर नंबर 5 पर होगा। और हमारा टॉपिक है बच्चों आज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा और उसको अच्छी तरह से हमने अंडरस्टैंड किया। एक्चुअली न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है ये उसी रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक है उसी की कंटिन्यूएशन है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं और आप इसको रेडियो एक्टिविटी एक्सटेंडेड लेक्चर भी कह सकते हैं, जबकि इसका नाम जो है हमारी बुक के मुताबिक वो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो टर्म है इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है उसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं, और उस रिज़ल्ट की बेस पे फिर हम 3 किस्म की डिफरेंट ट्रांसम्यूटेशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को हम लोग न्यूक्लियर डिके भी कह सकते हैं, डिके का वर्ड भी यूज़ करते हैं। और न्यूक्लियर डिके जो है उसकी फिर 3 टाइप्स होंगी, जिसमें अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके, जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है वो इतनी लेंथी ड्यूरेशन का नहीं होगा। ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं इसको 30 to 35 मिनट्स हम इसको कंप्लीट करते हैं, इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, और इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और इसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से अटैम्प्ट करना है ये मैं आपको साथ साथ इसकी हेडिंग से बताता जाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस पूरे लेक्चर को एक ही सिटिंग में देखें। अपने पास आप लोग टेक्स्ट बुक ज़रूर रखें, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई हैंड बुक ज़रूर रखें, कोई ऐसे पेजेस रखें जिस पर आप इस लेक्चर के नोट्स बना सकें। ठीक है बच्चों, और इस पूरे लेक्चर को आप लोग एक ही सिटिंग में देखें और एक ही सिटिंग में इसको अटेंड करें, कंप्लीट इसके नोट्स बनाएं और इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों के सामने डिफाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है। बच्चों, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यूक्लियस जो है वो एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ऐसा करने के लिए वो जो न्यूक्लियस है ओरिजिनल न्यूक्लियस वो अल्फ़ा, बीटा या गैमा रेडिएशंस को इमिट करता है। पहले थोड़ा सा रिव्यू 1 मिनट में करते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस जो हैं ये क्या हैं। ये जो हम लोग जैसा कि रेडियो एक्टिविटी में स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट जो कि एक अनस्टेबल एलिमेंट होता है। ठीक है, उसमें से रेडिएशंस और पार्टिकल्स इमिट होते हैं। रेडियो एक्टिविटी में हमने कल पढ़ा कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो सकता है, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से बीटा पार्टिकल इमिट हो सकता है, और इसी तरह से किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से उसके न्यूक्लियस में से गैमा रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हो सकती हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा जो है वो क्या है ये हमने पढ़ा था कि एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है जब हम कहते हैं एक अल्फ़ा पार्टिकल, तो इस एक अल्फ़ा पार्टिकल से मुराद होती है कि 2 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स टुगेदर। तो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स टुगेदर मेक्स 1 अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अब हम देखते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स जो हैं ये तो किसी हीलियम का न्यूक्लियाई होता है। अगर हम हीलियम एलिमेंट के न्यूक्लियस को देखें तो हीलियम एलिमेंट जो है उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से हीलियम का जो मास नंबर है वो 4 है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। तो जो चूंकि एक अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हम हीलियम न्यूक्लियाई को भी कह सकते हैं। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई, एन अल्फ़ा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज हीलियम न्यूक्लियाई। और मोस्टली जब हम न्यूक्लियर डिके या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन स्टडी करेंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल की जगह हम लोग He42 ही लिखेंगे, विच मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल, एंड दूसरा इसका मतलब है कि ये हीलियम न्यूक्लियाई है। ठीक है, सो दिस इज हीलियम न्यूक्लियस, राइट, He42। तो उसके बाद जो हमारे पास बीटा पार्टिकल है, और बीटा पार्टिकल जो है ये हम लोगों ने समझा था कि बीटा पार्टिकल जो है दैट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन। और जब हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0 लिखते हैं और उसका जो चार्ज है वो -1 लिखते हैं। तो
बीटा पार्टिकल जो है, वन बीटा पार्टिकल दैट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन, राइट, कमिंग आउट ऑफ न्यूक्लियस। ये भी हमने आज देखना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस से निकलता है। अब जब भी बीटा पार्टिकल लिखेंगे उसके साथ ई लिखेंगे, ऊपर 0 लिखेंगे, नीचे -1 लिखेंगे। ऊपर हम लोग किसी एलिमेंट की सिंबल के ऊपर हम मैस लिखते हैं और नीचे उसका चार्ज लिखते हैं। जैसे हीलियम था, मैंने हीलियम लिखा तो हीलियम के ऊपर मैंने 4 लिखा, नीचे यहाँ 2 लिखा। दैट मीन्स हीलियम का जो मैस नंबर है दैट इज़ 4 और हीलियम का जो चार्ज है दैट इज़ 2। तो ऊपर जो लिखते हैं किसी सिंबल के वो मैस होता है और जो नीचे लिखते हैं वो चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मैस मैंने यहाँ 0 लिखा है और चार्ज -1 लिखा है। इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो 0 नहीं है, बट एज कम्पेयर टू प्रोटॉन हम इसके मैस को 0 लेते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो एज कम्पेयर टू प्रोटॉन इट्स मैस इज़ ऑलमोस्ट 0, सो वी राइट इट्स मैस इज 0। ये यूँ कह लें कि जब किसी न्यूक्लियस की हम बात करेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की, तो किसी न्यूक्लियस में से जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके निकलने से न्यूक्लियस के जो टोटल मैस है उसमें कोई खास चेंज नहीं आती, यानी कि ये न्यूक्लियस के मैस को 0 अफेक्ट करता है। तो इस वजह से हम इसको 0 लिख लेते हैं और चार्ज तो इसका डेफिनेटली -1 है, तो बीटा पार्टिकल को E0 -1 लिखते हैं। इस तरफ जो तीसरे नंबर पर जो है वो गैमा रेडिएशंस हैं। तो जो गैमा रेडिएशंस हैं ये एक्चुअली कोई चार्ज नहीं है, इनका कोई मैस नहीं है, दीज आर प्योर रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस जो हैं ये किसी न्यूक्लियस से इमिट होती हैं और इनकी जो स्पीड है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट से निकलती हैं। अगर बीटा पार्टिकल की बात करें तो ये तकरीबन 1 से लेके 2.5 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड विच इज़ क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। और जो हीलियम न्यूक्लियाई हैं ये 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि बहुत स्लो है स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये इनकी डिफरेंट स्पीड्स भी होती हैं। तो ये जो अल्फ़ा का आपको पता होना चाहिए और बीटा पार्टिकल का पता होना चाहिए, गैमा रेडिएशंस का पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की तरफ, ठीक है। चलें, अब इसको अरेज करता हूँ मैं, एक दफ़ा रिव्यू हो गया। अब हम लिखते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन। ऑलराइट, तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है, अगर इसको बच्चों हम डिफ़ाइन करें तो इसको डिफ़ाइन करके हम कह सकते हैं चेंज ऑफ वन न्यूक्लियस। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको बच्चों कहते हैं चेंज ऑफ वन न्यूक्लियस टू एनदर बाय इमिटिंग, या इसकी जगह आप रेडिएटिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इमिटिंग और बाय इमिटिंग और रेडिएटिंग अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस, राइट। तो एक्चुअली बच्चों न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है कि एक न्यूक्लियस का दूसरे किसी नए न्यूक्लियस में चेंज हो जाना बाय इमिटिंग और रेडिएटिंग अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस। यानी अगर कोई एक न्यूक्लियस है, ऐसे जो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है विच इज़ N, और इस न्यूक्लियस ने इमिट किया अल्फ़ा पार्टिकल, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो गया, लेट्स से ये यूरेनियम है, लेट्स से ये यूरेनियम है 238 या यूरेनियम 234 या थोरियम है या पोलोनियम है, ये तमाम एलिमेंट्स अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करते हैं। तो ये बच्चों कोई न्यूक्लियस है किसी एलिमेंट का, इसने अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर दिया। अब अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करके ये एक, वो पहले वाला न्यूक्लियस तो नहीं रहेगा, पहले वाला न्यूक्लियस N है तो नए वाला न्यूक्लियस लेट्स से N' है। सो दिस इज़ न्यू न्यूक्लियस, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करने के बाद ये न्यूक्लियस वैसा नहीं रहेगा जैसा ये था, क्योंकि एक अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब है कि इस न्यूक्लियस ने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स को इमिट कर दिया। जब इस न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे तो उनके निकलने की वजह से ये न्यूक्लियस अब उस जैसा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है अब ये कोई और न्यूक्लियस बन जाएगा, राइट, जिसका मैस और चार्ज इतना कम हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों एक न्यूक्लियाई, किसी एलिमेंट का कोई एक न्यूक्लियाई चेंज हुआ और वो कोई नया न्यूक्लियाई बन गया, और ऐसा करने के लिए उसने अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट किया। ये भी बच्चों पॉसिबिलिटी है कि इसी न्यूक्लियस में से कोई बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट हुआ है। ये भी हो सकता है कि बीटा पार्टिकल इमिट हो। अगर बच्चों बीटा पार्टिकल की बात करें तो ये न्यूक्लियस जो है ये थोरियम हो सकता है। थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियाई बीटा पार्टिकल को इमिट करता है,
ठीक है ना। तो मतलब ये हो सकता है बिस्मथ जो है बच्चों, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियाई जो है वो बीटा पार्टिकल इमिट करता है। तो इसका मतलब है कि अगर इस न्यूक्लियस ने बीटा पार्टिकल इमिट किया है तो अब ये वो वाला न्यूक्लियाई नहीं रहा, बल्कि चेंज होकर कोई नया न्यूक्लियाई बन गया है। तो उस नया न्यूक्लियाई जो है उसके बनने के इस अमल को, जिसमें एक न्यूक्लियाई चेंज होकर एक दूसरा न्यूक्लियाई बन गया, और ऐसा करने के लिए उसने या तो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट किया या बीटा पार्टिकल इमिट किया, या फिर उसने गामा रेडिएशंस जो है वो इमिट की। ठीक है, तो इस चेंज को, इस तब्दीली को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, इन विच सो चेंज ऑफ वन न्यूक्लियस, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, चेंज ऑफ वन न्यूक्लियस टू अनदर, एक न्यूक्लियस का किसी और न्यूक्लियस में चेंज होना बाय इमिटिंग और रेडिएटिंग अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस इज नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। राइट, इस बच्चों इस प्रोसेस को, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को हम लोग न्यूक्लियर डिके भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस को इसको हम नाम दे सकते हैं न्यूक्लियर डिके। ट्रांसम्यूटेशन की जगह हम लोग डिके का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये डिके हुआ है। डिके मीन्स कि ये नहीं कि ये सारा न्यूक्लियस जो है मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ ऐसा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये न्यूक्लियस खुद की जो इसकी अपनी शनाख्त है, जैसे मैंने कहा था अल्फ़ा पार्टिकल में कि ये अगर यूरेनियम है तो ये जो अगर यूरेनियम है तो ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करके थोरियम बन जाएगा। तो अब इसकी अपनी जो शनाख्त है यूरेनियम की वो तो ख़त्म हो गई, अब ये थोरियम बन गया। तो ये एक्चुअली यूरेनियम जो था वो डिके हो गया और वो क्या बन गया, थोरियम बन गया। तो थोरियम इज़ अ न्यू एलिमेंट, राइट, इज़ अ न्यू आइसोटोप और एलिमेंट और सम न्यू न्यूक्लियस। तो ये वाला तो ख़त्म हो गया। इस तरह अगर ये बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टीनियम है। अगर ये प्रोटेक्टीनियम है, एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, तो अगर ये प्रोटेक्टीनियम है और ये बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो ये यूरेनियम बन जाता है। ठीक है, तो उस केस में भी जो प्रोटेक्टीनियम है उसकी अपनी जो शनाख्त है, आइडेंटिटी है उस न्यूक्लियस की, वो ख़त्म हो गई, अब वो तो यूरेनियम बन गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट में, इस लॉजिक में आप कह सकते हैं कि ये जो डिके है, न्यूक्लियर डिके है, कि एक न्यूक्लियस डिके हो जाता है और फिर एक नया न्यूक्लियस जो है ये बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इसकी होगी डेफिनेशन कि एक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन किसे कहते हैं, या इसको न्यूक्लियर डिके भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आपने ये याद रखनी है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये बच्चों जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है या ये जो न्यूक्लियर डिके है ये प्योरली एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। राइट, ये आपने याद रखना है। This is purely a nuclear phenomena. It is not physical or chemical reaction, right? It is not a physical or some chemical reaction. मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या कोई फिज़िकल रिएक्शन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे जो केमिकल रिएक्शन जो है अगर होता है या कोई रिएक्शन अगर होता है तो रिएक्शन में तो जो ये होता है ना कि हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट। तो रिएक्टेंट्स में कोई x+y होता है और उसके नतीजे में z बनता है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अब इस केस में तो आप कह सकते हैं कि ये एक रिएक्शन तो नहीं है, इसके लिए हम रिएक्शन का वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते। ये तो ऐसे हुआ है कि एक न्यूक्लियाई था और वो एक ऑटोमेटिक यानी एक स्पॉन्टेनियस तरीके से, एक नेचुरल वे में वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो कोई अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है और नया न्यूक्लियस बन रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ कोई और न्यूक्लियाई आया, इसके साथ टकराया, इसको तोड़ा, या किसी और के साथ इसने कोई रिएक्शन किया, फिजिकल इंटरेक्शन किया, कोलाइड किया, या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो इन चीज़ों से, ये तो इंडिपेंडेंट है इस चीज़ से, ना कोई फिजिकल इसके साथ इंटरेक्शन हुआ, ना केमिकल रिएक्शन हुआ। तो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन तो कुछ नहीं हुआ इसमें, तो ना इसमें कोई रिएक्टेंट्स हैं। इसमें तो ये न्यूक्लियस इटसेल्फ एक चेंज आई, अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल, अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल इमिट हुआ और ये एक नया न्यूक्लियस बन गया। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है ये जो एक प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना है, इसको आप कोई फिजिकल या केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते। अच्छा बच्चों, उसके बाद फिर हम इसके कुछ नाम रखते हैं। मसलन ये जो पहला ओरिजिनल न्यूक्लियस है, ये हमारे पास ओरिजिनल न्यूक्लियस है जिसने जो चेंज हुआ है किसी और नए न्यूक्लियस में। तो ऐसे बच्चों ओरिजिनल न्यूक्लियाई को हम लोग कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, राइट, या पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, या न्यूक्लियाई कह लें आप इसको। और जो नया न्यूक्लियस बनता है उसको हम लोग कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियाई उसको कहते हैं। सो पेरेंट न्यूक्लियस
या पेरेंट न्यूक्लियाई वो वाला न्यूक्लियस है जो किसी अल्फा या बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा, और डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियस जो है ये वो न्यूक्लियाई होगा जो अल्फा और बीटा पार्टिकल के इमिट होने की वजह से बनेगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियाई इमिट करे वो पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक, अच्छा बच्चों इसमें अब इसको जिस एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है, फर्ज करें कि ये यूरेनियम है तो उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहेंगे, और यूरेनियम अगर जो है वो थोरियम में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो थोरियम जो है दैट विल बी डॉटर एलिमेंट। एलिमेंट्स हैं तो उसके साथ डॉटर या पेरेंट एलिमेंट्स लगा देंगे। न्यूक्लियाई कहना है तो फिर उसके साथ पेरेंट न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियाई का वर्ड जो है ये हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने नोट करना है। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये नोट करना है कि इस न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशंस हैं, राइट, कॉन्जर्वेशन लॉज जो हैं वो वैलिड रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, कॉन्जर्वेशन लॉज आर वैलिड ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, या आप कह लें न्यूक्लियर डिके। ट्रांसम्यूटेशन की जगह हम लोग डिके का वर्ड भी लिख सकते हैं। सो ऑल लॉज, ऑल कंजर्वेशन लॉज आर वैलिड ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। मतलब जो इसमें कौन कौन से लॉज जो हैं ये हो सकते हैं, तो इसमें जो पहला जो है वो मैं लिखता हूँ कि किसी भी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है ये वैलिड होगा, राइट। पहला कि जब ये चेंज आएगी, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होगी, एक न्यूक्लियस का डिके होगा, तो पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई और जो पार्टिकल इमिट होगा, इन सब का जो टोटल मैस होगा दैट विल बी कंजर्व्ड। तो पेरेंट न्यूक्लियाई का मैस और फिर पार्टिकल का मैस और डॉटर न्यूक्लियस का मैस जो है दैट विल कंजर्व। दूसरा जो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड करेगा, मतलब जितनी एनर्जी होगी बिफोर डिके उतनी ही एनर्जी होगी आफ्टर डिके। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हम कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो भी होल्ड करेगा किसी भी न्यूक्लियर डिके या किसी भी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में। ये जो न्यूक्लियस है इसका मोमेंटम, जब इसमें डिके होगा अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसका मोमेंटम, और फिर जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसका मोमेंटम। तो बिफोर डिके और आफ्टर डिके जो इनका मोमेंटम होगा वो भी कंजर्व रहेगा, मतलब सेम, मतलब उतना ही रहेगा जितना बिफोर डिके है और जितना आफ्टर डिके है, ये भी वैलिड होगा। और लास्ट में जो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो चार्ज जो है बिफोर डिके जितना इस न्यूक्लियस का चार्ज है, आफ्टर डिके इस अल्फा पार्टिकल यानी कि जो इमिट होने वाला पार्टिकल है अल्फा या बीटा उसका चार्ज, और डॉटर न्यूक्लियाई का चार्ज बिफोर डिके एंड आफ्टर डिके ये सेम होगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन लॉस जो है उसको ओबे करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपने याद रखना है कि किसी भी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में या न्यूक्लियर डिके में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है या कंजर्वेशन लॉस जो हैं वो वैलिड रहते हैं ड्यूरिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और न्यूक्लियर डिके। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैंने इसको अरेज करना है। तो मैस, एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज, इसको आपने ये चारों वर्ड याद रखने हैं। ये चारों कंजर्वेशन लॉज जो है वो इसके लिए वैलिड हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको अरेज कर लेता हूँ। ऑलराइट, चलिए बच्चों अब इसको मैं अरेज करता हूँ, राइट, इसकी डेफिनेशन। अच्छा बच्चों, जो न्यूक्लियर डिके हैं वो 3 टाइप्स के होंगे। ठीक है, अब हम इनको अलग अलग से हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं, और ये जो हेडिंग है अल्फा डिके, राइट। चलिए अब बारी बारी देखते हैं कि तीनों डिके जो हैं वो किस तरह से हैं। पहले नंबर पे आप लोग लिखें अल्फा डिके, इसको अल्फा डिके इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंबॉलिकली वर्ड में। तो अल्फा डिके जो है इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि अल्फा डिके क्या होता है। अच्छा बच्चों, अल्फा डिके जो है दैट मीन्स कि किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल का निकलना, राइट। तो किसी पेरेंट न्यूक्लियाई में से फर्ज करें बच्चों कि हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, लेट्स से दैट न्यूक्लियाई इज एक्स। फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियाई है एक्स, उसका मैस नंबर ए है और उसका चार्ज नंबर या उसका जो एटॉमिक नंबर है वो जी है। ठीक है, अब जो इस न्यूक्लियाई में से
एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये इमिट होगा, राइट। लेट्स से कि अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन हुआ है, तो अगर किसी न्यूक्लियाई में से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ है तो उसको हम अल्फ़ा डीके कहेंगे। यानी कि ये जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है, तो ये जो टाइप ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है ये अल्फ़ा डीके है, ठीक है। अल्फ़ा ट्रांसम्यूटेशन भी कह सकते हैं इसको, अल्फ़ा ट्रांसम्यूटेशन। तो इसमें जो ये होगा कि ये तो पेरेंट न्यूक्लियाई है एक्स, तो इसके नतीजे में एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। लेट्स से दैट डॉटर न्यूक्लियाई इज वाई। इस डॉटर न्यूक्लियाई में अल्फ़ा पार्टिकल के निकलने की वजह से क्या चेंज आएगी, तो इसका जो मैस होगा जो ए, वो उसमें 4 की कमी आएगी, A-4, यानी इसका मैस, डॉटर न्यूक्लियाई का मैस 4 टाइम्स कम होगा, और जो इसका चार्ज है वो 2 टाइम्स जो है ये कम होगा, ठीक है। यानी आपको पता है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है, प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा पार्टिकल विच मीन्स हीलियम न्यूक्लियाई, जैसे मैंने आपसे कहा था He42 ये अल्फ़ा पार्टिकल होता है। इसके साथ बेशक आप अल्फ़ा पार्टिकल ब्रैकेट में लिख लें या ना लिखें, नो प्रॉब्लम। तो ये जो एक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हुई है, ये न्यूक्लियर डिके हुआ है, ये एक न्यूक्लियस डिके हुआ है, और पेरेंट न्यूक्लियाई जो था एक्स वो डॉटर न्यूक्लियाई वाई बना, और ऐसा होने में उसमें एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ, और आप देखेंगे ये डिके किस तरह से हुआ। तो इसमें जो मैंने लिखा है कि यहाँ पर जो इसका पेरेंट न्यूक्लियाई का जो टोटल मैस था वो ए था, तो इस टोटल मैस में 4 की कमी आई, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो अल्फ़ा पार्टिकल का क्या मतलब है, अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, राइट। इस तरह आप लोग समझे। एन अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, यानी अल्फ़ा पार्टिकल का टोटल जो है वो मैस कितना होता है 4, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर 4 हो गए। तो इस पेरेंट न्यूक्लियाई में से जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो इसका जो मैस है ए, उसमें 4 की कमी आ जाएगी, राइट, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 बन गए। और जो ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है इसका जो एटॉमिक नंबर है जी, उसमें 2 की कमी आई, क्योंकि इस हीलियम न्यूक्लियाई में या अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल का टोटल चार्ज जो होता है वो 2e होता है, 2 टाइम्स। यानी अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होगा। तो चूंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो जो 2 होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें जो चार्ज होगा दैट विल बी 2। तो ये जो हीलियम अल्फा पार्टिकल निकला, इसकी वजह से इस डॉटर न्यूक्लियाई में 4 इसके मैस में कमी आई और 2 इसके चार्ज में कमी आई, ठीक है। तो लेट्स से इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जो हम लेते हैं एक अल्फा पार्टिकल की, वो ले लेते हैं यूरेनियम की, राइट। यूरेनियम हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एक न्यूक्लियाई जो है वो हम ले लेते हैं। ये जो हमारे पास यूरेनियम है 238 एंड 92, इस यूरेनियम में से जो अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो लेट्स से कि अगर आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, तो आप उसकी जगह आप लिख सकते हैं लेट्स से कि वो एलिमेंट एक्स है, या आप कह सकते हैं कि लेट्स से दैट एलिमेंट इज़ वाई। लेकिन हमें ये पता होगा कि ये जो नया एलिमेंट या नया न्यूक्लियस बनेगा, उसका नाम अगर हमें नहीं पता लेट्स से, लेकिन वैसे तो हमें पता है कि इसका नाम थोरियम है, मैं आप वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये एक नया एलिमेंट है, लेट्स से उसका नाम y है, तो इसका जो मैस होगा वो 234 होगा, जो कि इसमें से 4 कम होगा 238, और जो इसका चार्ज होगा दैट विल रिड्यूस बाय 2, 2 का फर्क आएगा, 2 कम होगा, तो 92 से जो है ये क्या बन जाएगा 90। अब ये जो बच्चों नया एलिमेंट बना है डॉटर न्यूक्लियाई, ये 234 90 हमें पता है कि ये थोरियम होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये जो नया एलिमेंट है ये थोरियम है, और 234 90 प्लस इसके साथ हम लिख देंगे हीलियम 42, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल निकला, यूरेनियम 238 92 अनस्टेबल न्यूक्लियाई, उसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, तो यूरेनियम न्यूक्लियस चेंज होके थोरियम न्यूक्लियस जो है ये बन जाता है, ठीक है। और इस तरह जो है नेक्स्ट कोई एग्जांपल जो है रेडियम की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। रेडियम 22688, रेडियम 226 एंड 88। रेडियम जो है ये भी बच्चों पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आप देख सकते हैं। तो रेडियम 226 88 में अल्फा पार्टिकल जो है ये इमिट होता है, तो नया जो न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, वो बच्चों जो भी बनेगा, अगर आपको उसका नाम नहीं पता, वैसे उसका नाम जो है ये रेडॉन है, RN, ठीक है, रेडॉन RN। और इसका जो मैस होगा वो इससे 4 कम हो जाएगा, 226 से 4 कम करें तो 222, और 88 से 2 कम करें तो 86 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं He42, तो ये अल्फा पार्टिकल इसमें से इमिट हो गया, और ये इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ठीक है।
ठीक है बच्चों। और कोई और एग्जांपल पोलोनियम ले लें, पोलोनियम 21884, ठीक है, पोलोनियम डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी। तो पोलोनियम जो होता है इसका जो मास नंबर है 218 है और 84 इसका एटॉमिक नंबर है। तो पोलोनियम में से बच्चों जो भी डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, लेड बनता है, ठीक है, लेड बनेगा इसके नतीजे में। तो इस लेड का जो मास होगा दैट विल बी 4 लेस देन 218, ये 214 हो जाएगा और 84 से 2 कम करेंगे तो 82 बनेगा। दिस इज 214 82 लेड, ठीक है बच्चों। और इसमें से फिर एक अल्फा पार्टिकल जो है ये इमिट होगा दैट इज He42। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो अब आपने क्या याद रखना है कि जब कि अल्फा डीके होता है तो इसका मतलब है कि किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो उसके वजह से नया जो डॉटर एलिमेंट बनता है उसके मास में 4 की कमी आती है और उसके चार्ज में 2 की कमी आती है। ये बात ने याद रखना है। इस डीके को जो हम लोग कहते हैं अल्फा डीके, जिसमें अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है, ठीक है। तो ये उसकी जनरल फॉर्म और ये 3 उसकी एग्जांपल्स हैं। नोट कर लें इसको जल्दी से, ये सारी एग्जांपल्स, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रेस करता हूँ। ओके जी, दिस वाज अल्फा डीके, ठीक है। और इसमें कुछ एनर्जी भी इमिट होती है, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है जो डीके, उसको बीटा डीके कहते हैं, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, या आप कह लें कि सेकेंड टाइप ऑफ डीके, दैट इज बीटा डीके। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बच्चों, बीटा डीके मीन्स कि अगर किसी न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो उस डीके को हम कहते हैं बीटा डीके, ठीक है। सो बीटा डीके इज व्हाट? Beta decay is radiating, emission या emission of electron, यानी बीटा पार्टिकल from an unstable nuclei, ठीक है। What is beta decay? Emission of beta particle या electron from an अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बीटा डीके, ठीक है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं जनरली डिफाइन करूं तो फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम x है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, जस्ट एग्जांपल ली है। तो x हमारे पास एक एलिमेंट है और बच्चों इस x एलिमेंट का एक एटॉमिक मास a है, मास नंबर, और एटॉमिक नंबर जो है वो z है। तो फर्ज करें बच्चों इस में से, इस एलिमेंट में से, इस न्यूक्लियाई में से एक बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, तो इसके नतीजे में डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। वो जो डॉटर न्यूक्लियाई जो है दैट इज y। तो इसमें हमने ये देखना है कि बीटा पार्टिकल के डिके में जो इसका मास नंबर होता है वो चेंज नहीं होता, दैट इज a, जबकि इसका जो चार्ज नंबर है या एटॉमिक नंबर है वो एक बढ़ जाता है। प्लस यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ये लिख देंगे E0-1, ठीक है, सॉरी बीटा पार्टिकल, दिस इज बीटा पार्टिकल। तो ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई, और ये इसमें से बीटा पार्टिकल। तो अगर किसी न्यूक्लियाई में से बीटा पार्टिकल इमिट हो उसको बीटा डीके कहेंगे, और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है अगर किसी एलिमेंट के न्यूक्लियाई में से बीटा पार्टिकल इमिट हो। फिर से देखें कि इसका चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा, इसका जो एटॉमिक मास नंबर है, इसका मास नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, राइट। पहले भी ए है और बाद में भी चार्ज नंबर ए है। जो एटॉमिक नंबर है, चार्ज नंबर, दैट इज Z+1। मास नंबर सेम रहता है, चार्ज नंबर जो है या एटॉमिक नंबर उसका एक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको समझने के लिए कि ऐसा किस तरह से हो सकता है या क्यों हुआ है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली बच्चों ये होता है कि जब कोई बीटा पार्टिकल इमिट होता है किसी न्यूक्लियस में से, तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, समझने के लिए इस न्यूक्लियस में बच्चों दो इसका मास नंबर है और एक जो है ये इसका आप कह लेंगे एटॉमिक नंबर है, जैसे समझने के लिए इसकी एक एग्जांपल के तौर पे। यानी इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो 2 इसका मास हो गया, एक इसका चार्ज हो गया, यानी एक प्रोटॉन है। अब जो अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो एक्चुअली बीटा पार्टिकल का मतलब है कि इसका ये जो न्यूट्रॉन है ये टूट जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि बीटा एमिशन जो है बीटा पार्टिकल का जब निकलता है तो उसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज आता है वो ये कि जो न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर वो टूट जाता है। अब जो न्यूट्रॉन है n, ये टूट जाएगा और इस न्यूट्रॉन जो है टूट कर इससे एक प्रोटॉन बनेगा
और एक इससे इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो बीटा है उसके नतीजे में न्यूट्रॉन्स ख़त्म होते हैं, यानी न्यूट्रॉन्स कम होते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। तो इस अनस्टेबल न्यूक्लियाई ने स्टेबल न्यूक्लियाई बनना है। तो याद रखें कि इस केस में कि जब बीटा इमिट करते हैं, जब वो न्यूक्लियाई जो बीटा इमिट करते हैं उनमें एक्चुअली न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। अब ये बात ज़रा गौर से सुननी मेरी, कि ऐसे तमाम न्यूक्लियाई जो बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं उन न्यूक्लियाई में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अब आप सोचें कि इस न्यूक्लियस ने जब स्टेबल होना है तो इसने अपने न्यूट्रॉन्स को कम करना है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की जो रेशो होती है वो रेशो उसको कम करने के लिए, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की रेशो को कम करने के लिए इस न्यूक्लियस ने अपने न्यूट्रॉन्स को ख़त्म करना है। तो उसके लिए ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस इस न्यूट्रॉन को तोड़ देता है। जब ये न्यूट्रॉन टूटता है तो इससे टूटकर एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो इस न्यूक्लियाई में से इस न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना। तो बच्चों इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन तो वैसे ही रहा जो पहले था, ये वाला न्यूट्रॉन जो है ये टूटकर प्रोटॉन बन गया और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी न्यूट्रॉन जो था वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन गया टूटकर। ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन जब टूटा उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियाई में से निकल गया और लेकिन जो प्रोटॉन है वो उधर ही मौजूद रहा। तो प्रोटॉन के उधर मौजूद रहने की वजह से वो उस न्यूक्लियस के अंदर अब दो प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया। अब आप गौर करें बच्चों, इस न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक मैस नंबर है वो कितना है, अभी भी 2 है। मैस नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन था, इसका मैस नंबर 2 था। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, मैस नंबर इसका अभी भी 2 है, जबकि इसका जो चार्ज है वो क्या हो गया है 2, यानी एटॉमिक नंबर इसका 2 हो गया। पहले 1 था, अब क्या हो गया 2। यानी वही बात जो मैंने अभी ऊपर लिखी है कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो उसमें उसका जो मैस नंबर है वो चेंज नहीं होगा। ये रट लें इस बात को, ए है तो ए ही रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर है यानी चार्ज नंबर जो है उसका वो एक ज़्यादा हो गया। यहाँ जी था और यहाँ पर क्या हो गया, Z+1 हो गया और एक इसमें से बीटा पार्टिकल इमिट हो गया। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर लें, A+0 ए बन गया और Z+1 -1 दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, Z। इसका मतलब है कि डॉटर पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई प्लस बीटा पार्टिकल दोनों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस दोनों वैलिड है। ठीक है, मैस भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो ये जो स्टोरी है कि जिस न्यूक्लियाई में से, ये याद रखें, जिस न्यूक्लियाई में से बीटा पार्टिकल निकले उस न्यूक्लियाई में जो चार्ज टू न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, ये कम करना होता है, ये डिक्रीज करना होता है। यानी बीटा पार्टिकल उन न्यूक्लियाई में से इमिट होता है जहां न्यूट्रॉन्स को कम करना है, न्यूट्रॉन्स टू डिक्रीज, यानी उस न्यूक्लियस ने न्यूट्रॉन्स को कम करके स्टेबल होना है। यानी एक्चुअली वो न्यूट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबल था, तो उसने स्टेबल होना है तो उसने न्यूट्रॉन्स को कम करना है, यानी N/P रेशो जो है वो डिक्रीज करेगी। यानी प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स कम होंगे तो ये रेशो डिक्रीज करेगी। इस वजह से ये न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था अल्फा पार्टिकल हमेशा उन न्यूक्लियाई में से इमिट होगा जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशो है ये हमेशा इंक्रीज करेगी। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें, यानी अल्फा पार्टिकल उन न्यूक्लियाई में होता है जिनमें प्रोटॉन्स जो है वो कम होंगे और न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो फिर वो स्टेबल होंगे, वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। यानी अल्फा पार्टिकल के लिए ये वाला रूल है कि अल्फा पार्टिकल किस न्यूक्लियाई में से इमिट होगा, जिसके न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे और प्रोटॉन्स कम होंगे। और बीटा पार्टिकल्स कौन से अनस्टेबल न्यूक्लियाई इमिट करेंगे, जिनके न्यूट्रॉन्स ने कम होना है और प्रोटॉन्स ने ज़्यादा होना है। तो ये रेशो, तो न्यूट्रॉन ने, चूंकि बीटा पार्टिकल में न्यूट्रॉन्स ने कम होना है तो इसलिए न्यूट्रॉन को टूटना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन टूटेगा तो न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन वहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना बीटा पार्टिकल है तो ये डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। डॉटर न्यूक्लियाई में मैस में कोई चेंज ना आई और उसका चार्ज जो है ज़्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का जो
मैंने कहा था मैस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। अगर इस न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इस पूरे न्यूक्लियस के मैस में इतनी खास चेंज नहीं आती, तो इसलिए उसका मैस वही रहता है, जबकि चार्ज उसका एक ज़्यादा हो जाता है। तो इस चेंज को बच्चों हम कहते हैं बीटा डीके, राइट। तो न्यूट्रॉन के टूटने को भी हम एक रिएक्शन की फॉर्म में, मतलब एक रिएक्शन तो नहीं कहना चाहिए, मतलब कि इस तरह लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मैस है, चार्ज नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन की ये सिंबल है 10, ऊपर मैस लिखते हैं, नीचे चार्ज लिखते हैं। तो ये टूटेगा तो इससे बनेगा एक हाइड्रोजन, राइट, यानी प्रोटॉन बनेगा। तो प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, H11, राइट। और इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं, प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 0-1। तो ये न्यूट्रॉन के ब्रेक होने को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन है, मैस 1, चार्ज 0, और ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और चार्ज लगा के देख लें, 1 + 0 1, 1 - 1 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में जो हमारे पास थोरियम की एक एग्जांपल है। थोरियम हमारे पास एक एलिमेंट है, थोरियम TH, और जो थोरियम है उसका जो मैस नंबर है 23490, यानी 234 मैस नंबर और 90 इसका चार्ज नंबर। तो थोरियम में से जो एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो जो नया इस केस में न्यूक्लियाई बनता है वो प्रोटेक्टीनियम होता है, ठीक है, दैट इज PA, प्रोटेक्टीनियम, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो 234 मैस था तो 234 ही रहेगा, और मैस 234 ही रहा, जो चार्ज है 90 से 91 हो जाएगा, और इसमें से E0-1, यानी एक बीटा पार्टिकल इमिट होगा। अब आप सम करके देख लें, मैस का सम करें और चार्ज का सम करें, आप देखेंगे कि दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मैस दोनों वैलिड है, ठीक है। ये एक इसकी एग्जांपल थी। ऑलराइट बच्चों, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, जो हम थर्ड टाइप ऑफ डीके उस पर चलते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड गैमा डीके, राइट। तो गैमा डीके जो है दैट इज़ एक्चुअली emission of gamma radiations from excited nuclei। थर्ड आप हेडिंग बनाए, यहाँ पे आप लिखें गैमा डीके, राइट, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें से गैमा रेडिएशंस निकलें, emission of gamma rays, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि गैमा डीके इज emission of gamma radiations या gamma rays, emission of gamma radiations from an excited nuclei, राइट। ये वाली बात जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट करें जो हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, लेट्स से दैट इज़ निकल 2860। ये जनरली अगर बच्चों इसको मैं लिखूँ अभी, फर्स्ट करें हमारे पास एक एलिमेंट है X और उसका न्यूक्लियाई है X, A एंड Z, जो है इसका मैस नंबर और चार्ज नंबर है। ये X जो है ये कोई न्यूक्लियाई है, और बच्चों इस न्यूक्लियाई में से गैमा रेडिएशन इमिट होनी है। तो इसका मतलब बच्चों गैमा रेडिएशन उस वक्त इमिट होंगी जब कोई न्यूक्लियाई ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर्म में होगा। ये आप याद रखें, जैसे हमने बोर्ड्स मॉडल पढ़ा और उसमें हमने देखा कि जो एटम होता है वो एक एक्साइटेड फॉर्म में, या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियस इटसेल्फ भी एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एक न्यूक्लियस है और ये एक एक्साइटेड फॉर्म में है, किसी वजह से इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो इस न्यूक्लियाई ने जब अपनी एक्साइटेड फॉर्म में या अपनी एक एक्साइटेड स्टेट से इस न्यूक्लियाई ने डी एक्साइटेड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में जाना है, तो उस केस में फिर ये गैमा रेडिएशन इमिट करेगा। तो ये जो एक्स न्यूक्लियाई जो है ये एक्स न्यूक्लियाई ही रहेगा, लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि ये सिर्फ जो है ये वापस आएगा ग्राउंड या लोअर एनर्जी स्टेट में। ये एक्साइटेड स्टेट में है और ये जो लोअर एनर्जी स्टेट में है वापस आ जाएगा ये। तो उसके नतीजे में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जो इसके पास थी उसको इमिट करेगा, तो दैट एनर्जी विल लाई इन गैमा रेडिएशंस, ठीक है। तो इस तरफ ये बन जाएंगी। और इसकी एग्जांपल जो है वो निकल 2860, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, आइसोटोप है निकल का 60 एंड 28, और इस निकल के पास जो है ये एक्स्ट्रा एनर्जी थी ड्यू टू सम इंटरेक्शन विद अदर न्यूक्लियाई और एलिमेंट। इसके न्यूक्लियस के पास एनर्जी थी, एक्साइटेड स्टेट में था। जब इसने इस एनर्जी को इमिट कर दिया
तो स्टिल द न्यूक्लियस मास एंड चार्ज इज सेम, बट दिस न्यूक्लियस विल इमिट गैमा रेडिएशंस। ठीक है, तो ये जो गैमा रेडिएशंस हैं दैट विल ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो हो गई हमारे पास 3 किस्म की डीके, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। बेसिकली ये तीनों डीके जो हैं ये तीनों ही न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है, या आप यूँ कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, या यूँ कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डीके, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके एंड गैमा डीके। तो तीनों आप लोगों ने तीनों डीके जो है ये हमने अंडरस्टैंड की कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से शुरू किया। ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है ये एक्चुअली किसी एक न्यूक्लियाई का किसी दूसरे न्यूक्लियाई में, नए न्यूक्लियाई में चेंज हो जाना जो है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और किसी एक न्यूक्लियाई का यानी पेरेंट न्यूक्लियाई का डॉटर न्यूक्लियाई बनने के अमल में, प्रोसेस में अल्फ़ा डीके हो सकता है, बीटा डीके हो सकता है या गैमा डीके हो सकता है। ठीक है, अब जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अल्फ़ा डीके करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीटा डीके ही करते हैं और कुछ गैमा डीके करते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि जो अल्फ़ा डीके है ये जो वो पार्टिकल्स जो हैं ये अल्फ़ा डीके करते हैं जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो जो है इसने बढ़ना है, यानी यूँ कह लें कि जिसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा करने हैं और प्रोटॉन्स कम करने हैं। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं और न्यूट्रॉन्स कम होते हैं, तो वो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो प्रोटॉन्स को कम करने के लिए, राइट, उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो रेशो है, एक्चुअली ये रेशो होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की जिसको हम लेते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो जो होती है इसने इंक्रीज़ होना होता है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की रेशो अगर इंक्रीज़ होती है तो दैट मीन्स के न्यूट्रॉन जो है वो बढ़ते हैं और प्रोटॉन्स जो है वो कम होते हैं, प्रोटॉन्स ने कम होना होता है। तो ऐसे तमाम न्यूक्लियाई जो अल्फ़ा पार्टिकल डीके करते हैं, अल्फ़ा डीके करते हैं, उनमें ये खसूसियत होती है। और बच्चों जो बीटा डीके करते हैं ये वो तमाम न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ने डिक्रीज़ होना होता है, यानी ऐसे न्यूक्लियाई में ऑलरेडी न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं तो न्यूट्रॉन्स को कम करना है उसने न्यूक्लियाई ने, तो फिर वो बीटा डीके करते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स टूट जाते हैं और प्रोटॉन्स बन जाते हैं। तो न्यूट्रॉन कम होते हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो उससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ डीके। और तीसरा जो है वो वैसे रेडिएशन है, वो एक्साइटेड न्यूक्लियाई है जो एनर्जी को इमिट करता है। ठीक है, तो इसमें जो ये है कि ये 3 टाइप के जो है वो डीकेज़ हैं, कहीं अल्फ़ा हो सकता है, कहीं बीटा हो सकता है, कहीं गैमा होता है। जैसे बच्चों यूरेनियम जो है ये अल्फ़ा डीके करता है, थोरियम जो है ये बीटा डीके करता है, प्रोटेक्टिनियम जो है ये बीटा डीके करता है। इस तरह बच्चों रेडियम जो है ये बीटा अल्फ़ा डीके करता है, रेडॉन जो है ये अल्फ़ा डीके, पोलूनियम जो है ये अल्फ़ा डीके करता है, और लेड जो है ये बच्चों 21482 जो है ये बीटा डीके करता है। इस तरह बिस्मथ जो है ये बीटा डीके करता है, फिर पोलोनियम जो है ये अल्फ़ा डीके करता है। इस तरह जो डिफरेंट जो है डीकेज़ होते हैं। जैसे बच्चों अगर यूरेनियम की मैं बात करूं, यूरेनियम 238 और 92, ये यूरेनियम जो है ये बच्चों कॉन्टीन्यूसली इसमें अगर डीके हो तो इसमें 13 डीकेज़ होते हैं, जिसके बाद ये जो यूरेनियम 238 जो है ये लेड 21082 में चेंज हो जाता है, यानी इसने लेड 210 और 82 बनना है। अब जो ये जो यूरेनियम 23892 है ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, और लेड 21082 जो है ये स्टेबल न्यूक्लियाई है। और ऐसा होने में इस यूरेनियम के इस लेड बनने में 13 डीकेज आएंगे, राइट। अब ये 13 डीकेज बनेंगे जिसके बाद ये यूरेनियम जो है ये लेड में एक स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। यानी हर अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई बनना चाहता है। तो उसके लिए ये एग्जांपल मैंने दी है कि अगर यूरेनियम 23892 की मैं बात करूं तो ये यूरेनियम जो है ये पहले थोरियम में चेंज होता है, अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा, ये थोरियम बनेगा, फिर थोरियम में से बीटा पार्टिकल इमिट होगा, ये प्रोटेक्टिनियम बनेगा, प्रोटेक्टिनियम में से बीटा पार्टिकल इमिट होगा, ये यूरेनियम बनेगा, 23492 यूरेनियम बनेगा, उसमें से अल्फ़ा निकलेगा, ये फिर थोरियम 23090 बनेगा, फिर अल्फ़ा निकलेगा, ये रेडियम बनेगा, फिर उसमें से अल्फ़ा निकलेगा, रेडॉन बनेगा, फिर अल्फ़ा निकलेगा और पोलूनियम, फिर उसके बाद अल्फ़ा निकलेगा लेड, फिर उसके बाद बीटा निकलेगा तो इसमें बिस्मथ, और फिर इस तरह बिस्मथ के बाद पोलूनियम, लेड, बिस्मथ, फिर पोलूनियम और लास्ट पे ये लेड बनेगा। तो 13 डीकेज होंगे, कभी अल्फ़ा डीके होगा,
कभी बीटा डिके होगा, कभी अल्फ़ा डिके होगा, कभी बीटा डिके। तो इस तरह यूरेनियम फाइनली लेड में एक स्टेबल न्यूक्लियाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी द फाइनल स्टेबल स्टेट ऑफ यूरेनियम। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर लेड है 21082, अगर हमारे पास आज न्यूक्लियस मौजूद है, तो बेसिकली ये जो लेड है 21082 ये यूरेनियम की एक डिकेड या एक स्टेबल फॉर्म है, ये हम कह सकते हैं कि कभी यूरेनियम 23892 था और वो डिके होने के बाद डिफरेंट और डॉटर न्यूक्लियाइज में चेंज होने के बाद होते होते उसमें फिर वो इस फॉर्म में आ गया। लेकिन बच्चों ऐसा होना जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर है। उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाफ लाइफ, जिसमें हम ये समझेंगे कि जब कोई डिके होता है तो किसी डिके में पॉसिबली सेकंड्स भी लगते हैं और कुछ डिकेज ऐसे हैं कि जिनमें मिलियन बिलियन ईयर्स भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइम लगता है। एक यूरेनियम है 23892, इसको बिलियन ईयर्स लग जाते हैं, राइट, और मतलब 234 है उसको तो कम टाइम लगता है। तो इस तरह हम पढ़ेंगे इसमें हाफ लाइफ में कि इस तरह डिफरेंट टाइम लगता है डिके में। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें बहुत उनका जो टाइम है डिके का वो बहुत थोड़ा है, तो वी विल डिस्कस दैट इन हाफ लाइफ। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए आप लोग इस लेक्चर में ये चीज़ याद रखें, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन क्या होती है, न्यूक्लियर डिके क्या होता है, और फिर न्यूक्लियर डिके जो है ये कितनी टाइप्स का होता है। आज के लेक्चर में बस आप लोगों ने यही याद रखना है। ऑलराइट बच्चों, तो इस पूरे लेक्चर को आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इसके नोट्स बनाएं, इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें, और आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 6 में। तब तक बच्चों आप इसको जो है वो इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करें, और इसमें जो कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो वो मुझे आप लोग टेक्स्ट करें या कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि कोई पता चले कि ऐसी कोई बात मिसिंग है जो आप लोग नहीं समझ पाए। ऑलराइट बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। टेक केयर, बाय बाय।